नमस्कार। एक मुलाकात इस प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं हम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं किसी एक ख़ास शख्सियत से। तो हमारी आज की जो मेहमान हैं वो भी बेहद ख़ास हैं। संगीत के कई विधाओं में आपको महारत हासिल है। आप बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और एक सबसे ज़रूरी बात, आप भारत की ऐसी पहली गायिका हैं जिसे संसद भवन में गाने का मौका मिला। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आप दत्तक पुत्री भी हैं। आपके गायन में योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया। तो आइए स्वागत करते हैं पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सोमा घोष की। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो एक मुलाकात प्रोग्राम है हमारा और इसमें हम आपके करियर के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये सपना आपने कैसे देखा? ये सपना तो मैंने अपनी माँ श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती जी के पेट से देखा था क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए एक आदर्श नारी है। वो बहुत गुणी रही। वो पोएटेस थी, फिर गायिका थी सेनिया घराने की, लेकिन पूरा परिवार को संभालती। वो बाहर कुछ नौकरी वगैरह कुछ नहीं की, वो घर पे ही स्कूल बनाई थी। और जब माँ प्रेग्नेंट थी तो सबको सिखाती थी। फिर जब मेरा जन्म हुआ तो माँ मुझे गोद में लेके बच्चों को सिखाती थी। और तभी से शायद सपना ईश्वर ने दे के ही भेजे थे। फिर माँ मुझे गाना सिखाने लगी और फिर वो चाहती थी कि मैं सपना देखूं एक बड़ी गायिका बनने की। पहले उन्होंने देखा था, फिर वो मेरे पास आ गई। और मैं बनारस में ही जन्मी पली बड़ी हुई हूँ। और फिर माँ के गुरु भाई श्री नारायण चक्रवर्ती जी से गाना सीखा और बनारस घराने की जो सुप्रसिद्ध गायिका बागेश्वरी देवी जी से मैंने ठुमरी वगैरह की तालीम ली जी। इस तरह से मेरी प्रारंभिक शिक्षा शुरू हुई जी। हमने अभी कहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, आप उनकी दत्तक पुत्री हैं, इसके बारे में बताइए। उनसे मुलाकात कब हुई, कैसे हुई? ये बड़ी अजीब कहानी है कि मैंने बनारस में नहीं मिली थी उनसे जी। मैं शादी और मैंने बनारस से एमयूज़ की, बनारस से डॉक्टरेट की जी। और मैं डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी जी के अंडर में डॉक्टरेट किया। और ग्वालियर घराने की भी जो ख्याल जो मेरी गायकी है उसमें मेरा सेनिया ग्वालियर का मिश्रण है। और बनारस की पूरी जो ठुमरी, जो बनारस की आपने कहा ना कई विधा में मैं गाती हूँ, कई विधाओं में तो महारत हासिल है। हाँ, ये ठुमरी, दादरा, होरी, चैती, कजरी, टप्पा, ये सब बनारस घराने की है। और मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी अचानक गुजर गई मेरी शादी के बाद। तो मेरी शादी बॉम्बे में हुई है। मेरे हस्बैंड भी शुभंकर घोष फिल्म डायरेक्टर है, 3 नेशनल अवार्ड विनर। और उनकी श्रद्धांजलि मैं कर रही थी और उनके प्रिय वादक थे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब। तो मैं उनको बुलाई थी बम्बई में, इस्कॉन में प्रोग्राम था। और वहाँ पर उन्होंने मुझे 3 मिनट सुना था। 3 मिनट जैसे उनकी एंट्री हुई मैंने गाना बंद कर दिया और मैं नीचे उतरी। तो वो मेरा गाना सुने थे 3 मिनट। तो जिन लोग उनको लेके आ रहे थे बोले कौन गा रही है? तो सब ने कहा कि जिन्होंने आपको बुलाया है वही गा रही है। तो अच्छा, तो पुरानी रसूलन इसकी आवाज़ में है, पुरानी रसूलन। तो मैं जैसे उनके पास गई तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूँगा। मैंने 1 मिनट में डिसीजन ले लिया। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही बोल रहे भारत रत्न। और भारत रत्न मिलने के बाद ये पहला कॉन्सर्ट था उनका। वो दिल्ली से लेते हुए बम्बई आए थे। प्रभु, मैं प्रभु आश्रित हूँ, हमारे शिव जी काशी विश्वनाथ मेरा सब कुछ है। मैं उनको, उनके चरणों में अपना सब कुछ समर्पण किया था, इसलिए मुझे ये सब कुछ मिला। फिर वो तो बहुत लंबी कहानी है, आज समय वक्त की कमी है हाँ, लेकिन इस तरह से हम लोग बाप बेटी बने। उसके आगे भी बहुत कहानी है। फिर हम लोग उनकी ख्वाहिशों को मैं पूरी की, उनकी धीरे धीरे, जैसे 7 साल का हम लोग का जर्नी था 2001 to 6 साल की, जिसमें उन्होंने मुझे तो इतना सम्मान दे के गए जो कि हम मुंह से बयान नहीं कर सकते थे।
उन्होंने कई ख्वाहिशें हमारे लिए मुझे कहा था, जिसमें से संसद में वो बजाना चाहते हैं। तो ये हमारी जुगलबंदी हुई थी संसद में। फिर उन्होंने चाहा था कि उनके बचपन का मित्र पंडित भीमसेन जोशी जी, उन्होंने कहा कि उसके साथ मैं 40 साल नहीं मिला, कोई हम दोनों को एक साथ बुलाता ही नहीं है, मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ, एक स्टेज करना चाहता हूँ। वो भी मैंने किया था बॉम्बे में। मैं एक एनजीओ रन करती हूँ, मधु मोर्चना, और उसी के तहत मैंने ये लीला होटल में किया था। पहले मेरा गायन था, फिर बाबा की शहनाई थी और पंडित भीमसेन जोशी जी की गायन था। ये वो भी एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम, क्योंकि ये पंडित जी का आखिरी कॉन्सर्ट था, उसके बाद ही वो गुजर गए। अच्छा। तो ये सब प्रभु ने मेरे हाथों से करवाया है। मैं इसके लिए प्रभु चरण में अपना सब, मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये वो माध्यम बनाते हैं, मुझे माध्यम बनाए। श्रेय होता है आपका 3 मिनट का गाना सुन के उन्होंने आपको बुलाया और अपने साथ, तो ये तो होता है। महान संगीतकार नौशाद जी ने भी आपको आशीर्वाद दिया है, उनके दिए हुए आशीर्वाद को आप किस तरह से आज आगे ले जा रही हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जब मेरी पहली जुगलबंदी हरुद्वार बाबा के साथ नेहरू सेंटर में 2002 में, तो नौशाद जी सामने बैठे हुए थे सोफा में, तो वो खड़े रह गए थे खुशी के मारे। तो जब हमारी कॉन्सर्ट ख़त्म हुई तो वो ग्रीन रूम में आके ना वो भूल गए कि इतने महान संगीतकार नौशाद है वो। तो उन्होंने कहा कि शोमा जी, आपने ठुमरी को नया आयाम दिया, आपने ख्याल को नया आयाम दिया, आप गज़ल को बचा लीजिए। ये शब्द था नौशाद जी का। हाँ, ये पता नहीं, ये मेरा प्रारब्ध है कि मुझ जैसे किसी मेरे को उन्होंने इस तरह से कहा। काबिलियत भी है। उन्होंने अरसों बरसों बाद मैंने बेगम की रूप आई है आप में, बेगम अख्तर जी की रूप आई है आप में, गज़ल यहाँ की चीख है, वो यहाँ तक पहुँच गया है, उसको वापस लाइए। तो मैंने उनको वचन दिया था, और फिर मैं उनको उनके लिए एक सीडी भी बनाई 3 साल बाद, उनको वचन देने के बाद, इश्क, जिसमें मुझे बिग स्टार IMA की तरफ से बेस्ट गज़ल सिंगर का अवार्ड भी मिला। बहुत इतने महान संगीतकार जिन मेरे ख्याल से जितने भी हैं शायद वो सभी के फेवरेट हैं और आप उनकी फेवरेट हैं। ये कृपा है। और उनकी सपना था, वो लुप्त होते हुए वाद्यों को बचाना चाहते थे और एक एकेडमी बनाना चाहते थे नौशाद जी। तो हम प्रोग्राम में चलते चलते हम 4 लाइन सुनना चाहेंगे आपसे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, तो आप जो आपको लगे वो। मैं बनारस में बैठी हूँ जी। तो बनारस की जो कजरी के धुन को बाबा ने पॉपुलर किया था, उसकी एक लाइन पेश करती हूँ कि जब पहली बारिश होती है और भाई लेने आते हैं बहन को तीज के लिए, हाँ, तो बहन बोलती है अपने ननद से कि मेरे भाई को तुम खाना पीना खिला दो, मैं पति को छोड़ के मैके नहीं जाऊंगी। बारिश की ऐसी कराबंदी। बिरन भैया अइले अनवैयावा सवनवा में ना जइबो न नदी। देखिए औरत क्या नहीं करती आजकल। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एम्बेसडर हूँ, तो मैं कहती हूँ कि बेटी जब बचेगी ना तभी तो ये सब नज़ाकत है कि पुरुष की ज़िंदगी में, तो वैसे तो गाएगी ना अपने पति के लिए। ना जइबो ना जइबो ना जइबो न नदी ना ना, देखिए शहनाई की हरकत। ना ना जइबो न नदी हो, ना जइबो न नदी। बिरन चाहे सोने की थारी पे जो ना परसली, चाहे भैया जेवे चाहे जाए हो सवनवा में ना जइबो न नदी। बहुत नज़ाकत देखिए। बहुत खूब। मैं सोचती हूँ कि औरत की नज़ाकत देखिए, आज क्या नहीं कर रही है औरत, लेकिन ये जो नज़ाकत है ना औरत की, यही रंग है हमारी जिंदगी का, शायद हमारे सभ्यता का, हमारे आप अगर समाज अपने पति को पहली बारिश में ये गा के नहीं सुनाएंगी, पति ऑफिस में रहते हैं, इतने उनकी झमेला है, लेकिन यही है उनकी जिंदगी का असली रंग। यही है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। अभी आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आप एम्बेसडर हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं लड़कियां इतना मॉडर्न ज़माना होते हुए भी पीछे हैं, तो किस तरह से उनको आगे ले जाया जाए, हमारे पारंपरिक संगीत को बचाया जाए? बिल्कुल, मैं जो इस पर चर्चा करती हूँ,
देखिए, बहुत लोग इसके लिए आश्चर्य हो जाते हैं, मॉडर्न समाज, कि क्या बात करते हैं शोमा जी, आज भी भ्रूण हत्या होते, हो ही नहीं सका, हम लोग तो बेटी को ही चाहते हैं। लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम है कि अभी भी गांव में ऐसे ऐसे स्टेट में, जहाँ के गांव-गांव में कन्या की हत्या कर दी जाती है। ये हकीकत है। नहीं तो मोदी जी ने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इतना महत्व नहीं दिया होता। 3 साल पहले उन्होंने पूरे भारत से 200 औरत को चुने थे, जिसमें मैं भी शामिल थी, कि इस पर अभियान कर। आप लोग आर्टिस्ट हैं और आप जगह जगह जाते हैं, जहाँ भी महिला दिखे, किसी भी जगह गाए, तो इसका जिक्र ज़रूर कीजिए। मैं जो समझती हूँ, एक माँ का सशक्त, सुसंस्कारी एवं सक्षम होना ज़रूरी है। सुसंस्कारी बात मैं कह रही हूँ जी। सुषमा स्वराज जी का एक भाई था, उन्होंने खुद कहा था ये बात कि जब बेटे की पहली कलम होता है ना, माँ सरस्वती के सामने पहली कलम पकड़ते हैं, तो भाई के लिए नया डायरी आया, नया कलम आया, तो उन्होंने माँ से पूछा कि माँ मैं नहीं पढ़ूंगी क्या, मेरे लिए डायरी कहाँ है? तो माँ ने कहा तुमको तो दूसरे घर पे जाके चूल्हा चक्की करना है, तुम डायरी लेके क्या करोगे, ये लो पुराना डायरी तो है, तुम लो। वो रोते रोते अपने पिता के पास गई कि पापा मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। तब पापा आके माँ को डांटे, ये तुमने क्या कर दिया, दोनों समान रूप से पढ़ेंगे। ये पापा के मन में आया। इसलिए माँ ही पहली टीचर है। माँ अगर सुसंस्कारी हो, माँ अगर खुद आत्मनिर्भर हो, तभी तो बेटी को बचा भी सकती है। देखिए, औरत और पुरुष का कोई मुकाबला नहीं है, दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। लेकिन औरत क्यों शक्ति स्वरूपिणी है, क्यों वो अद्वितीय है? क्योंकि उनके पास स्नेह है, ममता है, धैर्य है और सेवा भाव है, जो कि उसकी ताकत है। ये उसकी कमज़ोरी नहीं है, ये उसकी ताकत है। अगर वो चाहे तो किसी की ताकत नहीं है उसके कन्या जो पेट में आई है, उस कन्या भ्रूण की हत्या हो जाए। माँ ही बचा सकती है। लोग कहेंगे कैसे होगा, इस असंभव है, ऐसा ऐसा, क्योंकि हर औरत जो है, यही मैं सबको कहती हूँ, माँ दुर्गा की प्रतिनिधि है। हम लोग उनके प्रतिनिधि बनकर आए हैं। बिल्कुल, चाहे किसी भी रूप में है, माँ के रूप में हो, कलाकार के रूप में हो, हम सभी औरत, माँ तो है ही उनकी प्रतिनिधि। और जो भी कलाकार है, जिस विधा में है, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, चाहे वो गायिका हो, चाहे वो टीचर हो, वो माँ दुर्गा की प्रतिनिधि है। और हमें अपने फन के माध्यम में, अपने हुनर के माध्यम से हमें समाज को कुछ दे के जाना है। इसीलिए औरत को शक्ति कहा गया है। बिल्कुल, हमारे समाज में कहते भी हैं, एक औरत अगर शिक्षित है घर में तो सारा घर शिक्षित होता है। बहुत बड़ी बात आपने बोली। और देखिए, माँ सुसंस्कारी इसलिए होना चाहिए। अगर एक औरत सुसंस्कारी है ना, तो वो ये नहीं गाएगी फेविकॉल से चिपका ले, मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल, मैं हर इंटरव्यू में इसके जिक्र करती हूँ। नहीं, ये गाना नहीं बनना चाहिए, पहली बात। और मैं ही औरत हूँ, मैं अगर नहीं चाहूँगी तो कौन गवाएगा मुझे? मैं नमकीन बटर हूँ, मुझे अल्कोहल से गटका ले, अरे मुझे ब्रेड से खा ले, ये गाने का शब्द है। वो गा भी रही है एक औरत और एक्टिंग भी एक औरत कर रही है। तब इसका मतलब हम तो संस्कार नहीं है मेरे पास, खो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक औरत को 3 चीज़ का होना ज़रूरी है: सक्षम, सशक्त, सुसंस्कारी। तो हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे जो कल होगा ना भारत का, जो बच्चे होंगे ना, क्योंकि माँ से पहली संस्कार लेकर वो बड़ा होगा। शायद यही वजह है कि आज बहुत सारी छोटी लड़कियाँ अपने आप में सोमा घोष को देखती हैं। सो नाइस। अभी हम बात कर रहे थे युवाओं की, बच्चों की। तो आजकल के बच्चे भी शास्त्रीय संगीत के लिए कहीं ना कहीं उनके मन में ये प्रोत्साहन है कि हम आगे बढ़ें, और जो आगे बढ़ते हैं उन्हें मंच नहीं मिल पाता। ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगी, उन्हें मंच कैसे मिले, आगे कैसे बढ़े ये परंपरा? बिल्कुल, मंच तो मिल रहा है रियलिटी शोज़ की उनको, लेकिन वो गलत, बहुत हाईलाइट किया जा रहा है उसको, तरीका वो गलत मंच है। वो गलत मंच है जी। जब कोई पेड़ आप लगाते हैं ना, तो उसको फेंसिंग दिया जाता है कि वो कच्चा उसका रूट है, वो कहीं गिर न जाए। ठीक एक बच्चा, जब एक कोई कलाकार है, कोई गायक वादक है, कोई भी है, तो कच्चा स्लेट होता है, उसको फेंसिंग की ज़रूरत है, उसको गुरु की ज़रूरत है,
गुरु सही दिशा दिखाते हैं कि इतने उम्र तक तुम्हें साधना करना पड़ेगा, तब उसके बाद तुम लोगों के सामने जाओगे, क्योंकि बिन साधना संगीत नहीं मिलता है। और साधना के समय में क्योंकि वो प्रारब्ध, वो गुण लेके आया हुआ है, लेकिन उसकी तालीम नहीं हो पा रही है, वो रियलिटी शोज़ में चला जा रहा है, उसको इतने प्रोग्राम मिल रहे हैं कि वो उसी में पैसा कमा ले रहे हैं। तो यहाँ भी माँ की संस्कारहीनता की बात आती है कि बच्चे का कोई दोष नहीं है, पेरेंट्स ही चाहते हैं कि वो रियलिटी शोज़ में जाए और गाए और पैसा नाम कमाए, माँ की इज्जत बढ़ती है। तो इसलिए ये बात यहाँ भी लागू होती है। और रही बात स्टेज जो मिल रहा है, ये मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये मेरी एक पीड़ा है कि हमारे साधक कलाकार को उचित सम्मान इस समय नहीं मिल रहा है जी। हमारा जो हेरिटेज स्टेज है, बड़े बड़े जो फेस्टिवल होते हैं, देव दिवाली महोत्सव है, गंगा महोत्सव है, और भी कहीं कहीं मथुरा महोत्सव है, कहीं भी है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी हमारे देश में अच्छी जगहों पर हो रहे हैं। पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस उत्सव की लोग बॉलीवुड के आर्टिस्ट को बुलाते हैं और स्थानीय कलाकार को भी बुलाया जाता है, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। मेरी गुरु माँ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी शी एक्सपायर्ड अचानक, क्योंकि डिग्री नहीं था, जॉब नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि आप अगर एजुकेशन में बहुत चले जाएंगे तो ये मार खा जाएगा, क्योंकि संगीत को 100% देना पड़ता है। संगीत हर विद्या में उत्तम है, क्योंकि इसमें साधना चाहिए। और जो साधना करेगा उसको कहीं रियलिटी शोज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब को नहीं मिला था? मैं भी तो नहीं गई हूँ रियलिटी शोज़ में, क्योंकि मेरा नाम नहीं हो रहा है क्या? हाँ, उसमें धैर्य की ज़रूरत है, मिलेगा ज़रूर। और कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब मैंने नहीं किया अपने ज़िंदगी में। जब मेरी शुरुआती दौर पे, जब मैं अपनी बायोडाटा लेके ऑर्गेनाइज़र के पास जाती थी, तो बोलते थे मुझे 1.5 लाख रुपए दीजिए तो मुझे स्टेज देंगे। वो बड़े बड़े जगह, डोवरलैंड जैसे लोगों में। मैंने कहा मैं तुमको क्यों दूंगी, मैं खुद अपना एनजीओ बना लिया। ये हिम्मत होनी चाहिए, नारी शक्ति। हाँ, नारी शक्ति कि हम अगर सुसंस्कारी, कौन मुझे रोकेगा। मैंने देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं था उस समय, मैं एक पैसा बिना हाथ पे लिए मैंने अपनी संस्था का खुद जाके टैक्स एग्जम्पशन ऑफिस में जाके मैंने उनसे बात करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया, हॉल बुक किया अकेले, विदाउट एनी मीटिंग। मेरे हस्बैंड का भी कोई मदद नहीं लिया था, मैं खुद किया कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी इस गलत जगह पे। जब मैं कोई गुरु उस्ताद जी के पास जाते थे, हम बोलने में शर्म नहीं है, क्योंकि मैं हमारी जो इसमें पोजीशन है, हमारे एक्सपीरियंस आने वाले बच्चों को काम देगा। बिल्कुल, हमारी ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस है। सब बोलते थे मेरे साथ रेस्टोरेंट चलो, मेरे साथ खाओ पियो घूमो, तब देखेंगे तुमको बैठाएंगे कि नहीं। लेकिन मैंने सपना पूरा किया सत्य के राह पे। मैंने कहा तुमको क्यों हम करेंगे, मैं तुमको बुलाएंगे। मैंने वही किया, अपना एनजीओ बनाया, सबको मुँह रकम से मैं उन सबको बुलाया। इसके साथ ही साथ आप समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बिल्कुल, ये सब हमारे ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सपना पूरा करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ना, तो सपने को पूरा करने में कोई मज़ा नहीं है। लेकिन उसको लड़के अपना वजूद, अपना सम्मान को बचाकर जब हम कुछ बनेंगे, चाहे देरी सही, कम ही सही, लेकिन उसका आनंद वो ऊपर वाला देता है। आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, वो क्षण का थोड़ा सा हमें बताइए कि जब आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला, वो क्षण कैसा था? बहुत आनंद हुई। क्या आपने सोचा था पहले कि ऐसा मुझे मिलेगा, ऐसा होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सपना बहुत बड़ा बड़ा है और सारे सपना आधा तो पूरी हो गई। भारत रत्न जिंदगी में आ जाना, और क्या चाहिए उसके बाद? तुम ही बताओ ना। वो पद्मश्री मिलना भी उससे कम है, और वो भी संसद में हमारी जुगलबंदी पहली बार, वो प्रेसिडेंट और सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स के सामने, मजाक नहीं है वो। और मैं लेट कर रही थी, बाबा ने पूरा मेरे ऊपर छोड़ दिया, ये सम्मान दिया। मैंने कहा ना, उन्होंने मुझे भरपूर सम्मान दे के गए, मेरी कला को, मेरी हैसियत को इज्जत दे के गए। ये हमारी कर्म का फल है कि मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नाम, हाँ, तपस्या और नाम और यश में फ़र्क होती है। नाम तो किसी को भी मिल जाता, लेकिन यश प्रतिष्ठा। हमें प्रधानमंत्री जी बुलाए थे और हमें मेरे बात पूरे सुने और मेरे कर्म के बारे में वो वाकिफ भी थे। ये हमारी पुरस्कार है। और आज भी हमारे जो कितनी सपना है, पहले मैंने कई सारी विधाओं को इस्टेब्लिश किया, जैसे दरबारी महफिल जो रजवाड़ों के समय हुआ करता था। उस समय इतनी महफिल जमती थी कि राजाओं को इंतज़ार होती थी शाम की कि जाएंगे, वो गाने में क्या होता, उसको मैंने रिवाइव किया। तो मैम एक और सुनाइए ना प्लीज़, कुछ ऐसा 4 लाइन का सुनाइए। अब चलते चलते हमारे दर्शकों को। जी।
हाँ हाँ नजरिया बेदर्दी संग लागी, नजरिया सिर्फ नजरें मिली है उनसे, बेइंतहा ये खुमार उन्हें कैसे कहे। हाँ नजरिया बेदर्दी संग लागी। ये जो उस जमाने में होती थी, बहुत ज्यादा कर्णप्रिय है, लग रहा है खत्म ना हो, सुनते रहो। लागे लागे नजरिया बेदर्दी संग लागी, हाँ बेदर्दी संग लागी। ये उस जमाने में रसूलन बाई, गौहर जान गाते थे इस अंदाज से। इसको मैंने रिवाइव किया। इतनी पुरानी पुराने, हाँ, हमने ताज में, लीला होटल, अशोका होटल, कई बड़े बड़े होटल। उसके बाद मैंने खंडहरों में किया, जो पुराने चेत सिंह पैलेस, पुराना किला, बांद्रा फोर्ट। अभी मेरा जो जीवित रखा आपने इतनी मुश्किल से, इतनी अभी मैं मेहनत के सिर्फ बाद। बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। मैंने लोक संगीत पर नेशनल प्रेजेंस किया पूरे भारत के बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे श्रोता चाहिए, कलाकार को सुनेगा कौन, ये हाल हो गया है। अभी मैं 4 शहरों में परंपरा को दिखाते हुए रूहे गज़ल कर रही हूँ, नौशाद जी के सपना पूरा कर रही हूँ, जो बनारस, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, चारों शहर में पूरा संगीत की परंपरा को समझाते हुए गज़ल गायकी की बारीकी को समझा रही हूँ, जो कि बनारस से शुरू हो रही है। बनारस से, जी। वक्त की नज़ाकत की हम कार्यक्रम को और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और चलते चलते आप हमारी युवा पीढ़ी को, जो कहीं ना कहीं आपकी तरह बनने का सपना देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं है, वो शॉर्टकट टिकता नहीं है। साधना करने से ही फल मिलेगा। ये मुझे बाबा बोल के गए थे कि उन्होंने रियाज को सब कुछ दिया, उसको इबादत समझ के, और वही रियाज उनको सब कुछ दिया, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वो मिलेगा। और वो उनको 90 साल तक वो बरकरार रहा। और ये शॉर्टकट में वो खाली 1 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद वो कहीं गुमराह हो जाएगा। धैर्य की ज़रूरत है। हाँ, धैर्य की ज़रूरत है, इतना ही कहूँगी। मेहनत करते रहना है। बिल्कुल, मेहनत करते रहो, लगन निष्ठा से 100% मिलेगा, क्योंकि देने वाले तो ऊपर वाला होता है और कोई नहीं देता। जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इतनी अच्छी मुलाकात हमारी रही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, और मेरी श्रोताओं को भी नमस्कार, जो हमें प्यार से सुन रहे हैं, और तुमको भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।